हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले जंतु विज्ञान के इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? हाउ मैनी बोन आर द स्कल? 9, 20, 22, 21। खोपड़ी में कितनी हड्डियां पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा 22। 22। अब यहाँ पर जिनको पता है बहुत ही अच्छी बात है, और जिनको पता नहीं है वो तो यही सोच रहे होंगे कि सर 22 कैसे होगी। तो चलो इनको समझ लेते हैं। देखो विद्यार्थियों, खोपड़ी का मतलब ये होता है पूरा का पूरा, जिसमें आपका चेहरा भी आ गया और ऊपर का ये क्रेनियल पार्ट भी आ गया। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट इसमें आ गए खोपड़ी में। तो टोटल अब हमको बताना होगा, यानी कि फेशियल एरिया भी आ गया और ऊपर का क्रेनियल एरिया भी किसमें आ गया? खोपड़ी में। तो आपको पता है कि चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती है? चेहरे में पाई जाती है 14, और ऊपर क्रेनियल पार्ट में कितनी पाई जाती है? 8। जब आप 14 और 8 को जोड़ोगे तो आपका 22 निकल कर आ जाएगा। ये है आपका क्रेनियल ऊपर वाला हिस्सा जो आपको कलरफुल दिख रहा है ना, ये क्रेनियल बोन में गिना जाता है। अगर एग्जाम में आपसे क्रेनियल बोन के बारे में पूछे तो आपको 8 बोन करके आनी है, और अगर आपसे पेशियल बोन के बारे में पूछे तो आपको 14 करके आना है, क्योंकि पेशियल बोन कितनी होती है? 14, और क्रेनियल कितनी होती है? 8, और टोटल खोपड़ी की बात करें तो कितनी होती है? 22। तो इस प्रकार हमारा जो राइट ऑप्शन है वो 22 है, इसीलिए हमारा 22 राइट होगा। अगला, ये यहाँ पर मेडिकल डिवाइस के बारे में है कि त्वचा पर इलेक्ट्रोड का उपयोग कर हृदय की विद्युत गति का अभिलेखित करना क्या कहलाता है? बताओ। आपने भी देखा होगा कि हृदय के ऊपर काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड लगाकर चेकअप किया जाता है, और इस प्रकार का कुछ आपका पैटर्न ग्राफ निकलती है। उस जांच को क्या बोलते हो आप? जिसमें हृदय की यानी कि हार्ट की जांच की जाती है, उसको बोला जाता है आपका ईसीजी। क्या बोला जाता है? ईसीजी। यह बोला जाता है ईसीजी। अगर क्वेश्चन घूम के इस प्रकार आ जाए कि मस्तिष्क के ऊपर इलेक्ट्रोड लगा के काफ़ी सारे अगर उसकी जांच की जाती है मस्तिष्क की, तो उसको क्या बोला जाता है? अगर मस्तिष्क का आ जाए तो आपको ईईजी करके आना है, अगर हृदय का आ जाए तो आपको ईसीजी करके आना है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। चलो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर जैसा कि आपने देखा भी होगा, आपके परिवार में किसी की जांच हुई होगी, इस प्रकार का ग्राफ बनता है, वो ईसीजी का पैटर्न होता है, ये वाला है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये है ईईजी, यानी कि मस्तिष्क की जांच। इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड आपके मस्तिष्क में लगाए जाते हैं ईईजी में, और जो आपका ईसीजी होता है ये हृदय पर लगता है, और इनका ईसीजी का पैटर्न ये होता है और ईईजी का पैटर्न इस प्रकार का होता है। देख लो कितना बड़ा अंतर है। कुल मिला के ईसीजी हृदय की जांच है और ईईजी मस्तिष्क की जांच है। क्लियर? तो यहां पर हमसे पूछा गया हृदय की जांच, तो ईसीजी। अगला, कशेरुकी रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली कोशिका है? द मोस्ट एबडेंट सेल इन वर्टिब्रा ब्लड। तो कशेरुकी रक्त में सबसे प्रचुर मात्रा में जो कोशिका पाई जाती है वो पाई जाती है रेड ब्लड सेल, आरबीसी। सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। और आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है? तो वो होता है 120 दिन के करीब। तो ये कुछ आपको पता होना चाहिए, और इनकी नॉर्मल अमाउंट कितनी होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, आरबीसी का भी, डब्ल्यूबीसी का भी, और प्लेटलेट्स का भी, और इनका जीवन काल ये भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, नाक में किस प्रकार की उपास्थि पाई जाती है? विच टाइप ऑफ कार्टिलेज फाउंड इन नोज। आपका जो नाक है उसमें किस प्रकार की उपास्थि पाई जाती है? उपास्थि यानी कि हड्डी से थोड़ी कमजोर वाली, जो जिनका मूवमेंट इजीली हो जाता है, यानी कि जिनको हम पकड़ के हिला सकते हैं जबकि हड्डी को नहीं हिला सकते। तो कौन सी कार्टिलेज पाई जाती है? तो
हाइलेन कार्टिलेज, यानी कि हाइलेन उपास्थि पाई जाती है। और ये किस प्रकार की दिखाई देती है, चलो वो भी देख लेते हैं। ये होता है आपका हाइलेन कार्टिलेज आपके नाक में, तभी तो काफी मुलायम होता है ऊपर से, ठीक है, हाइलेन कार्टिलेज। क्लियर, चलो बढ़ते आगे की ओर। रक्त में CO2 किस रूप में पाया जाता है? इन ब्लड CO2 फाउंड इन द फॉर्म, कौन सी फॉर्म में CO2 गैस पाई जाती है, बताओ। ऑप्शन है बाइकार्बोनेट, ग्लिसरॉल, हीमोग्लोबिन, पोटेशियम कार्बोनेट। तो देखो विद्यार्थियों, एनसीईआरटी में आपने डायग्राम भी देखा होगा ना, तो भी आप इजीली कर दोगे। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बाइकार्बोनेट, ठीक है, बाइकार्बोनेट, क्योंकि हमारा जो रक्त है उसमें CO2 बाइकार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। चलो डायग्राम में आपको दिखा देता हूं। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपकी कोशिकाएं होती है, ये आपकी ब्लड वेसल्स होती है, इसमें आपका ब्लड दौड़ता रहता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पता है कि गैसें एक्सचेंज होती रहती है और O2 CO2 का आदान प्रदान होता रहता है ना। तो यहाँ पर देखो आप, डिजोल है बाइकार्बोनेट के रूप में, CO2 प्लस H2 वही बाइकार्बोनेट आपको देखने को मिलेगा। तो बाइकार्बोनेट के रूप में डिजोल होती है। क्लियर, तो राइट ऑप्शन पहला वाला बाइकार्बोनेट। अगला, अपवहन यानी कि डायलिसिस सिद्धांत पर कार्य करता है। वर्क ऑन द प्रिंसिपल, कौन से सिद्धांत पे काम करता है? ऑस्मोसिस, या फिर एब्जॉर्प्शन, या फिर डिफ्यूजन, या फिर अवशोषण। कौन से सिद्धांत पे काम करता है अपवहन? और ये आपने पढ़ा है, 10वीं में भी पढ़ा है, 12वीं में भी पढ़ा है। तो आपका जो डायलिसिस वर्क करता है वो करता है डिफ्यूजन, याद रखना, डिफ्यूजन। एक होता है आपका ऑस्मोसिस, एक होता है आपका डिफ्यूजन। दोनों में अंतर आपको पता होना चाहिए। अब दोनों में क्या अंतर होता है, चलो उसको भी देख लो। देखो विद्यार्थियों, एक होता है ऑस्मोसिस, एक होता है डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस में क्या होता है, आपकी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है इसमें, तो जबकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मूवमेंट हो रहा है, ठीक है। यहां से भी समझ सकते हो आप कि ऑस्मोसिस में सेमी परमेबल झिल्ली होती है, जबकि डिफ्यूजन में ऐसा कुछ नहीं होता। और यहां तक कि पूरा अंतर यहां देख सकते हो आप। टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा तो वहां डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और टेलीग्राम का लिंक तो नीचे दे रखा है। तो ये होता है डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में अंतर, इतना बड़ा अंतर होता है, देख लो आप। क्योंकि आपका जो डिफ्यूजन है ये ठोस द्रव गैस सभी माध्यम में होता है, जबकि ऑस्मोसिस आपका केवल द्रव माध्यम में होता है। ये आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूजन एक धीमी प्रक्रिया है, ऑस्मोसिस एक तीव्र प्रक्रिया है। पूरा इसमें डिफरेंस ये रहने वाला है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। सो इसीलिए हमारा राइट ऑप्शन डिफ्यूजन होगा। चलिए अगला, मायोफाइब्रिल में एक्टिन प्रोटीन को कहा जाता है। इन मायोफाइब्रिल एक्टिन प्रोटीन आल्सो कॉल्ड, बताइए। तो उसको कहा जाता है मायोसिन, ठीक है, मायोसिन कहा जाता है। और ये टर्म आपको पता होना चाहिए, एक्टिन क्या होता है, मायोसिन क्या होता है, जेड लाइन क्या होती है, एम लाइन क्या होती है। ये एग्जाम में डायरेक्ट बनते हैं आपके। अब यहाँ पर इनको समझ लेते हैं टर्म को, ताकि आपको याद रहे। देखो विद्यार्थियों, इस प्रकार की संरचना आपने एनसीईआरटी में भी देखी होगी, आपकी किताब में भी देखी होगी, ठीक है। तो ये जो संरचना है जो आपको दिखाई दे रही है, ये है आपका मायोसिन, ठीक है। और जो ऊपर आप देख रहे हो ये वाला, ये होता है एक्टिन। और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो ये आपका ट्रोपोनिन, ठीक है। और ये जो है हिस्सा, ये आपका ट्रोपोमायोसिन। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये जो रस्सी की तरह है ना, ये तो आपका ट्रोपोमायोसिन है। और ये जो आप देख रहे हो माला की तरह गोल गोल, ये एक्टिन है। और ये जो ग्रीन ग्रीन देख रहे हो हरे हरे, ये आपका ट्रोपोनिन है। और ये जो आप बैंगनी कलर में इस प्रकार देख रहे हो,
ये आपका मायोसिन है, ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। और ये आपका मायोसिन फिलामेंट होता है, ये वाला है ना। तो ये बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब बेसिकली होता क्या है कि हमारी मसल्स एक तो होती है रिलैक्स और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि खिंची हुई। तो जब हमारी मसल्स रिलैक्स होती है तो ऐसा होता है कंडीशन, यानी कि एम्ब्लाइन होती है, ठीक है। और ये आपका मायोसिन है सही, ये एक्टिन इस प्रकार आता है, यानी कि ये तो है आपके रिलैक्स वाली कंडीशन। जब इसमें खिंचाव आता है तो ये सिकुड़ जाता है, देख लो आप, ये यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन हो गया, सिकुड़ गया, देख लो आप ऐसे, एक्टिन मायोसिन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और जेड लाइन क्या होती है, जेड लाइन ये वाली, ठीक है, इतना सा आपको पता होना चाहिए। और दो जेड लाइन के बीच की दूरी क्या होती है, सार्कोमियर, ठीक है। ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, सार्कोमियर। तो ये बेसिक टर्म है जो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन यहीं से बनता है। चलो बढ़ते आगे की ओर। तो इसीलिए राइट ऑप्शन मायोसिन। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन मस्तिष्क में विचारधारक हिस्सा है, विच ऑफ द थिंकिंग पार्ट, आपको बताना है ब्रेन का थिंकिंग पार्ट कौन सा होता है, ऑक्सीपिटल, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन या फिर हैंड ब्रेन। जिसे मान लो अभी आप सोच रहे हो कि एंट्रेंस एग्जाम देना है, अच्छा अंक हासिल करना है, नाम रोशन करना है, तो ये कौन से मस्तिष्क से हो पा रहा है, क्योंकि आप सोच रहे हो, तो ये हो पा रहा है आपका फोर ब्रेन। वेरी गुड, फोर ब्रेन, फोर ब्रेन से पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है। अगला है आपका मस्तिष्क से रिलेटेड क्वेश्चन है ये भी, इनमें से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, विच ऑफ द लार्जेस्ट पार्ट बताना है मस्तिष्क का। पता है ना आपको, मस्तिष्क में 3-4 पार्ट होते हैं, सेरेब्रम होता है, सेरेबेलम होता है, मिड ब्रेन होता है ना, मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, थैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस होता है, सेरेबेलम, बताओ कौन सा होता है। ऑब्वियसली बात है, सबसे बड़ा हिस्सा होता है आपका सेरेब्रम, सेरेब्रम यानी कि अगर मस्तिष्क। अब आप बोलोगे सर कैसे होता है, तो चलो दिखा देता हूँ मैं आपको कैसे होता है। ये डायग्राम तो आपने कहीं ना कहीं पर देखा होगा, 10वीं की क्लास में भी देखा होगा, 11वीं 12वीं में भी देखा होगा, राइट। तो यहाँ पर फोर ब्रेन कौन सा है, ये वाला हिस्सा आपका फोर ब्रेन होता है, पूरा का पूरा ये वाला क्या होता है, फोर ब्रेन। और हैंड ब्रेन होता है पीला पीला, ये हिस्सा पीछे वाला इतना सा, ये आपका हैंड ब्रेन है। और मिड ब्रेन होता है ये ग्रीन ग्रीन इतना सा। अब तीनों में से देख लो, ये तो है आपका फर्स्ट वाला सेरेब्रेन, यानी कि फोर ब्रेन बोल सकते हो या फिर सेरेब्रम बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। और ये मिड ब्रेन और ये हैंड ब्रेन। अब हो भी इसलिए बात है, सबसे बड़ा तो यही दिखाई दे रहा है, तो बस यही होगा, ठीक है। यहाँ पर भी देख लो आप, ये लाल कलर में आपका क्या होता है, फोर ब्रेन या फिर आपका सेरेब्रम, रेड कलर में। तो इसका तो काम क्या है वो भी देख लो, थिंकिंग का यही काम होता है, प्रॉब्लम सोल्व करना, रीजनिंग सब इसी से होता है। हैंड ब्रेन से क्या होता है फिर, इससे कोऑर्डिनेशन होता है। जैसे आप किसी रस्सी पे चल रहे हो, साइकिल पे चल रहे हो बिना गिरे हुए, तो ये मोमेंट जो वाला मैटर है वो हैंड ब्रेन से होता है ना। और मिड ब्रेन से क्या होता है आपका, सुनने का, ऑडिटरी, विजुअल, ये वो कंट्रोल होता है। तो ये पता होना चाहिए आपको, पर्सन्स बेसिक नॉलेज ये होनी चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर, चलो बढ़ते आगे की ओर। अगला थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, युग्मक गठन के समय एक या एक से अधिक गुणसूत्रों की हानि या लाभ कहलाता है। लॉस और गेन क्रोमोसोम क्या कहलाता है, टर्म है आपको बताना है। तो वो कहलाता है आपका ऑनियोप्लेडी। क्या कहलाता है, ऑनियोप्लेडी, याद रखना, गुणसूत्रों का घटना बढ़ना क्या कहलाता है, ऑनियोप्लेडी, ठीक, टर्म याद रखनी, ऑनियोप्लेडी। अगला, कौन सा नियम कहता है जनसंख्या में एलील एवं जीनोटाइप आवर्तियां अन्य विकासवादी प्रभाव की अनुपस्थिति में पीढ़ी से पीढ़ी तक स्थिर रहेगा।
तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत बताइए, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत। ठीक है, जानते हो ना हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर। हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत जनसंख्या अनुवांशिकी का एक नया सिद्धांत है जिसे हार्डी ने, वेनबर्ग ने, दोनों ने स्वतंत्र रूप से पेश किया था। इस नियम के अनुसार एक आदर्श जनसंख्या में विभिन्न एलील यानी कि युग्मक विकल्पी और जीनोटाइप की आवृत्तियां पीढ़ी दर पीढ़ी अपरिवर्तित रहती है। बस यही तो नियम था आपका हार्डी वेनबर्ग का। तो ये आपको याद रखना है, हार्डी वेनबर्ग का नियम। और इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हो, इक्वल इनका एक ही होगा, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वह रोग जिसमें अंतःस्रावी विकार के कारण अधिवक्र ग्रंथि स्टेरॉयड हार्मोन उत्पादन नहीं करती, तो कौन सा रोग हो जाएगा? देखो, एड्रीनलिन ग्लैंड के बारे में सब जानते हो, और इससे अगर प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? तो इससे होता है एडिशन, एडिशन रोग होता है, याद रखना। कौन सा रोग होता है? एडिशन। अब एडिशन रोग में क्या क्या होता है ये भी जानना जरूरी है। तो चक्कर आना, उल्टी होना, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम से, और अच्छा समझ में आएगा आपको। देखो विद्यार्थियों, आपकी जो किडनी जो होती है इनके ऊपर आपकी एड्रीनलिन ग्लैंड होती है, देख लो आप। ठीक है, यहाँ पर इनका लोकेशन होता है एड्रीनलिन का। अगर इससे सिग्रेशन बंद हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में एडिशन रोग हो जाता है। और जब एडिशन रोग हो जाता है तो उसमें आपको उल्टी, डायरिया, नोजिया, पेट दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है इसमें। एडिशन बीमारी में पेट दर्द बहुत ज़्यादा होता है, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा और क्या क्या होता है? इसके अलावा कमजोरी आती है, वजन घटता है, मूड एकदम ख़राब रहता है, थकान रहती है, उल्टी होती है। तो ये एडिशन बीमारी के लक्षण है, ये एडिशन बीमारी के लक्षण है। अगर ये लक्षण है तो समझो एडिशन बीमारी के लक्षण है। ठीक है, और भी देख सकते हो आप, यहाँ पर बीपी भी इसमें बढ़ जाती है, और स्किन यहाँ पर मटमिली टाइप हो जाती है, बुखार आता है। तो इतने सारे लक्षण होते हैं आपके एडिशन बीमारी के। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे की ओर। वह पेशियां जो हृदय के लयबद्ध संकुचन एवं विश्राम में सहायता करती है, विच मसल्स हेल्प रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, इसका राइट ऑप्शन होगा कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। और कार्डियक मसल्स कैसी होती है ये भी देख लो आप, ये होती है आपकी कार्डियक मसल्स, देख लो आप, इस प्रकार की कार्डियक मसल्स होती है आपकी, ये इस प्रकार की दिखाई देती है कार्डियक मसल्स, देख लो आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सा सूक्ष्म जीव साइट्रिक अम्ल के उत्पादन में सहायता करता है? यानी कि कौन सा सूक्ष्म जीव है जिसके द्वारा साइट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है? ऑप्शन है इकोलाई, लैक्टोबैसिलस, क्लॉस्ट्रिडियम बोटुलियम, एस्परजिलस नाइगर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एस्परजिलस नाइगर, ऑप्शन डी। यही वो सूक्ष्म जीव है जो साइट्रिक अम्ल का प्रोडक्शन करता है। कौन सा? एस्परजिलस नाइगर। और ये क्या होता है ये भी पता होना चाहिए, ये बैक्टीरिया होता है या फंगल होता है या वायरस होता है या फिर प्रोटोजोआ होता है? क्या होता है एस्परजिलस नाइगर? तो ये होता है आपका फंगस, याद रखना, फंगस। और इसकी संरचना कैसी होती है ये भी देख लो, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये फंगस ऐसा होता है। ठीक है, जब माइक्रोस्कोप से देखा जाएगा तो इस प्रकार की संरचना इनकी दिखाई देती है, एस्परजिलस नाइगर की। इस प्रकार की संरचना माइक्रोस्कोप में दिखाई देती है, इस प्रकार की संरचना है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जो प्याज के पौधे होते हैं उनके ऊपर आते हैं ना, उस प्रकार की संरचना दिखाई देती है इनकी। और ये आपका रहा फंगस। ठीक है, तो एस्परजिलस एक प्रकार का फंगस है जो साइट्रिक अम्ल का उत्पादन करता है। तो ये नाम तो याद रखना होगा आपको, एस्परजिलस। अगला, एंजाइम की निष्क्रिय अवस्था है, बताओ। क्योंकि आपको पता है कि एंजाइम की दो अवस्था होती है, एक्टिव और इनएक्टिव।
तो यहाँ पर पूछा गया है इनएक्टिव फेज, इनएक्टिव अवस्था के बारे में। आइसोमरेज, लाइगेज, जाइमोजेंस, लाइएजेज। तो देखो विद्यार्थियों, एंजाइम की जो निष्क्रिय अवस्था होती है उसको पुकारा जाता है जाइमोजेंस। क्या पुकारा जाता है? जाइमोजेंस। चलो इसको समझ लेते हैं डायग्राम से। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इनएक्टिव और एक्टिव। देखो आप, एक्टिव फेज और इनएक्टिव फेज। तो यहाँ पर इनएक्टिव फेज क्या होती है? जाइमोज। ठीक है, तो इस प्रकार होता है। क्योंकि एक्टिव में तो ये देखो यहाँ पर होता है और यहाँ पर कनेक्टेड नहीं है, इनएक्टिव फेज है ये, और इनको जाइमोज पुकारा जाता है। अगला, मधुमक्खी पालन, जिसको क्या बोलते हैं? एपीकल्चर में अनफर्टिलाइज यानी कि अनिषिक्त जो अंडे हैं किसके द्वारा बनाए जाते हैं? रानी द्वारा, ड्रोन द्वारा, या फिर वर्कर मक्खियों द्वारा? इनमें से कोई नहीं। अनिषेचित अंडे तो वो बनाए जाते हैं आपके ड्रोन द्वारा। ठीक है, ड्रोन मधुमक्खी द्वारा। ठीक है, याद रखना, ड्रोन मधुमक्खी द्वारा। अगला क्वेश्चन ब्लड ग्रुप से रिलेटेड है और क्वेश्चन बनता है ब्लड ग्रुप से। क्वेश्चन है वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसमें प्रतिजन ए या बी के खिलाफ कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती? कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती कोई एंटीबॉडी? कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती एंटीबॉडी? बताओ, कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती एंटीबॉडी? कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती एंटीबॉडी ए और बी के खिलाफ? तो ऑब्वियसली बात है ए बी ब्लड ग्रुप में। अब आप बोलेंगे सर कैसे? तो चलो इनको समझा देते। तो इसके लिए आपको ये पूरा चार्ट पता होना चाहिए ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आप तुरंत बता दो। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कम 10-15 क्वेश्चन तो वैसे बन रहे हैं इस चार्ट से। तो ब्लड ग्रुप आपका ए बी ओ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि कोई भी एंटीबॉडी, तो यहाँ पर एंटीबॉडी वाला फोल्डर हमको देखना है। तो यहाँ पर हमको कोई भी एंटीबॉडी नहीं मिल रही। तो कौन सा ब्लड ग्रुप है? ऊपर देखो ए बी, तो आंसर भी तो ए बी करके आना है हमको। अब आपसे यूँ पूछ लिया जाए कि कौन से ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, कौन से ब्लड ग्रुप में कोई भी एंटीजन नहीं होता, तो एंटीजन की बात करें तो ओ होगा फिर। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप। और ये भी याद रखना कि कौन सा ब्लड ग्रुप किस किस को दिया जा सकता है। सार्वत्रिक डोनर कौन सा है, सार्वत्रिक ग्राह्य कौन सा है, सब मैंने पढ़ा रखा है आपको। जिन्होंने एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर रखा होगा उनको पता है, और नहीं कर रखा है तो कर लेना, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। तो ये चार्ट आपको पता होना चाहिए। और हाँ, ये भी पता होना चाहिए कि ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, बी में कौन सा होता है एंटीबॉडी। तो यही याद रखना, उल्टा रहता है। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी बी होगा, अगर ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीबॉडी ए होगा। उल्टा रहता है, उल्टा। ठीक है, और ए बी हो गया तो दोनों नहीं होंगे। ठीक है, अगर ओ है तो दोनों होंगे, बस सिंपल। चलो बढ़ते आगे की ओर। सो यही है, अगर एंटीबॉडी की बात करें तो उल्टा आपको बताना है, अगर एंटीजन की बात करें तो ब्लड ग्रुप के सेम जैसा ही रहेगा। जैसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन ए ही है। ठीक है, जबकि एंटीबॉडी बी है। अगला, मनुष्य में अंतःस्रावी प्रणाली के लिए तंत्रिका नियंत्रण केंद्र है। बताओ, ह्यूमन विच इज द न्यूरल कंट्रोल सेंटर। तो ऑब्वियसली बात है, मनुष्य में अंतःस्रावी प्रणाली के लिए तंत्रिका नियंत्रण केंद्र आपका हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस आपको पता है ना, ताप का नियंत्रण भी करता है। तो ये भी याद रखना, हाइपोथैलेमस। चलो अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। मानव शुक्राणु के किस भाग में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? इन ह्यूमन स्पर्म विच पार्ट कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। मानव शुक्राणु की संरचना आपने देख रखी है, तो कौन से हिस्से में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है? ऑप्शन है एक्रोसोम, ऑप्शन है प्रोन्यूक्लियस, सेंट्रियोल, कसाबिका। संरचना सबको पता है कि इसमें पूंछ होती है, मध्य भाग होता है, सिर होता है,
और एक्रोसोम यहाँ आगे आगे होता है, न्यूक्लियस यहाँ होता है, सेंट्रोल यहाँ होता है, कसाबिका यहाँ होती है, सब पता है आपको। तो मानव शुक्राणु के किस भाग में अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है? तो सोच लिया होगा आपने, तो जो भी आपका आंसर होगा। तो हमारा आंसर सुनो, जो जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है स्पर्म में, वो पाया जाता है प्रो न्यूक्लियस में। प्रो न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस में ही जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। और काफ़ी सारों को अगर पता नहीं है कि स्पर्म क्या होता है। स्पर्म आपको पता है कि कोशिका होती है जो आंखों से नहीं दिखाई देती। और ये कहाँ पर पाया जाता है स्पर्म? स्पर्म कहाँ पर पाया जाता है पहले बताओ, तभी आपको ये एक्रोसोम समझ में आएगा, तभी आपको स्पर्म समझ में आएगा। शुक्राणु कहाँ पर पाया जाता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शुक्राणु कहाँ पर पाया जाता है, ऑप्शन ए कर दिया जाए कि ब्लड में, ऑप्शन बी कर दिया जाए कि लिम्फ में, ऑप्शन सी कर दिया जाए म्यूकस में, ऑप्शन डी कर दिया जाए सीमेन में। कौन सा ऑप्शन करके आओगे आप? ब्लड वाला, लिम्फ वाला, या फिर प्लाज्मा वाला, या फिर सीमेन वाला? तो आपको करके आना है सीमेन, यानी कि वीर्य में। वीर्य में शुक्राणु पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं? अरबों खरबों, इतने शुक्राणु होते हैं। वीर्य क्या होता है? वीर्य होता है जो पुरुष के जो जेनेटल ऑर्गन है, टेस्टिस, उसमें बनते हैं। तो चलो विस्तार से समझ लेते हैं इनको। अब आप बोलेंगे सर वीर्य कैसा दिखाई देता है और इसमें किस प्रकार से शुक्राणु को हम देख सकते हैं? तो चलो विस्तार से समझ लेते हैं। ये होता है सीमेन, जिसको वीर्य आप बोलते हो, ठीक है। तो इस वीर्य में काफ़ी सारे स्पर्म आपको देखने को मिलेंगे, जिसकी संख्या अरबों खरबों में होगी। ये तो है सही, वीर्य इस प्रकार का दिखाई देते हैं। वीर्य को हम देख सकते हैं आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं वीर्य को, बट हम स्पर्म को नहीं देख सकते, क्योंकि स्पर्म तो इसके अंदर है, अरबों खरबों है, और वो कोशिका है। तो चलो यहाँ पर वीर्य तो हम देख पा रहे, तो अब शुक्राणु को देखने के लिए हमको माइक्रोस्कोप लाना होगा। तो चलो माइक्रोस्कोप यहाँ पर लगाते हैं, सूक्ष्मदर्शी यहाँ पर लगाते हैं। तो जैसे हमने सूक्ष्मदर्शी लगाया तो ये लो, इस प्रकार की संरचना हमको देखने को मिली, इस प्रकार की संरचना हमको देखने को मिली वीर्य में, इस प्रकार की संरचना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे कितने सारे यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। ये कीड़े मकोड़े नहीं है। आप सोच रहे हो सर ये कीड़े मकोड़े है क्या? कीड़े मकोड़े नहीं है, ये स्पर्म है, शुक्राणु है, जिसे नया इंसान बनता है। और बनता है सिर्फ एक ही स्पर्म से, बाकी के स्पर्म किसी भी काम नहीं आ रहे। ओनली एक ही स्पर्म से नए जीवन की उत्पत्ति होती है। यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर ये इस प्रकार से स्पर्म आपको दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। जब आप उच्च क्लासों में जाएंगे ना, मेडिकल फील्ड में, तब आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्कोप से पूरा का पूरा। तो चलो यहाँ पर किसी की संरचना हम देख लेते हैं, एक स्पर्म की। एक स्पर्म को यहाँ से निकाल लेते हैं और इनकी संरचना को देखते हैं। तो ये लो, ये संरचना है इसकी। आगे आगे का जो होता है वहाँ पर एक्रोसोम होता है, ये इसका न्यूक्लियोसोम होता है, ये इसका सेंट्रियोल होता है, ये इसका माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होता है, और इसका फिलामेंट ये वाला होता है। तो जेनेटिक मटेरियल आपके न्यूक्लियस में रहता है ये वाला। और जो फर्टिलाइजेशन यानी कि जो निषेचन होता है, यही तो पार्ट अंदर जाता है अंडाणु के। इसको भी देख लेते हैं। ये देखो, ये स्पर्म आया और इसका न्यूक्लियस वाला पार्ट अंदर चला गया, और अंदर चला गया तो इधर ये ओम था, तो ओम से मिलकर नया जीव बनाएगा। ये मिल जाएंगे, एक कोशिका हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 16 चलती रहेगी फिर, और बढ़ती रहेगी, जन्म होने तक भी बढ़ता रहेगा पूरा का पूरा। और उसका परिणाम आप खुद हो, क्योंकि आपकी उत्पत्ति भी तो ऐसे ही हुई है, ठीक है। तो ऐसे समझना होता है। तो ये इनका प्रो न्यूक्लियस है ओम का, और ये वाला स्पर्म का। तो इसी में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो एमकेएस एकेडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। ये पूरा पीडीएफ आपको मिलेगा एमकेएस एकेडमी ऐप में। आपको कोर्स बाय करना होगा, लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। डाउनलोड एमकेएस एकेडमी ऐप नाउ।